यह एक कहानी है जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ और पिताजी का तलाक हो गया, लेकिन इससे पहले उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। मेरी माँ मुझे लेकर मेरे सौतेले पिता से शादी कर ली। एक बार मैं सोफे पर सो गई थी और सपने में मैंने महसूस किया कि कोई हाथ मुझे छू रहा है। मैं डरकर जोर से चिल्लाई और वह हाथ गायब हो गया। मेरी माँ आई और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ, लेकिन उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और कहा कि मैं जाकर फिर से सो जाऊं। कुछ दिन नहीं बीते थे, जब मैं सो रहा था वह बड़ी हाथ फिर से आ गई। इस बार मेरी चीख ने मेरी सौतेले पिता को बुलाया। सौतेले पिता ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे साथ टीवी देखने लगे। मैंने कहा, थोड़ी देर बाद हम दोनों सो गए। सपने में मैंने देखा कि 2 हाथ मेरे सामने हिल रहे हैं। मैंने जल्दी से अपने सौतेले पिता को जगा दिया। सौतेले पिता ने भी उन बड़े हाथों को देखा। मैं और मेरे सौतेले पिता डर से बेहोश हो गए। हम दोनों जल्दी से वहां से भागे। बाद में मेरे सौतेले पिता और मेरी माँ में झगड़ा हुआ। कुछ समय बाद सौतेले पिता चले गए और मेरी माँ को उनकी आधी संपत्ति मिल गई। कुछ समय बाद मेरी माँ और मेरे पिता का भी तलाक हो गया। जिन्होंने जेल का खाना खाया है वे जानते हैं वहाँ हर कोई प्रतिभावान होता है, बातें भी अच्छी लगती हैं। हालांकि 10 साल की जेल की जिंदगी ने मेरे तीखेपन को खत्म कर दिया है। इसलिए मैंने जेल से बाहर आने के बाद आत्मविश्लेषण करके अपने आप को सुधारने और अच्छी जिंदगी जीने का फैसला किया। और जब मैंने देखा कि आजकल की वैश्विक फिल्म जो मुझे रही है, स्क्रीन पर हमेशा कुछ आश्चर्यजनक अभिनय करने वाले लोग हावी रहते हैं, तब मैंने तुरंत एक फिल्म बनाने का फैसला किया। गोवोझाई ने एक समय साथ काम करने वाले भाइयों को इकट्ठा किया और अच्छे से काम करने का संकल्प लिया। जब मैंने गोवोझाई की पटकथा को अपने अच्छे भाइयों को बताया, बॉस ने अचानक मेज पर हाथ मारा। बॉस, तुम्हारी इस स्क्रिप्ट के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा ये रेस्टोरेंट पैसे नहीं कमा रहा है, इसे सीधे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में बदल देते हैं। ये सुनते ही मैंने बिना कुछ कहे अपने पुराने घर की प्रॉपर्टी बेच दी। 4 मिलियन लेकर बाजार की ओर दौड़ पड़ा और फिल्म के लिए जरूरी सभी तरह के उपकरणों की खरीदारी की। फिर मैंने कुछ कॉलेज के छात्रों को हायर किया। नए भर्ती हुए छात्रों का सामना करते हुए मैंने तालियां बजाई और कहा, आपको परिचय कराते हैं, हमारे अभिनेता सभी कंपनी के कर्मचारी हैं। फिर तरह तरह के टैटू वाले नंगे कंधों के साथ एक के बाद एक बलवान आदमी अंदर आ गए। कॉलेज के छात्रों ने डर के मारे लगातार पीछे हटना शुरू कर दिया। इस पर मैंने सहायक जिया को इशारा किया कि वे अनुबंधों को बांट दें और इन छात्रों ने दांत भींचकर सीधे हस्ताक्षर कर दिए। मुख्य रूप से क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने आज अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो शायद वे बाहर नहीं जा पाएंगे। इसको देखते हुए मैंने संतोषजनक तरीके से सिर हिलाया और फिर दोपहर में आधिकारिक रूप से कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। मैंने सीधे तीसरी फिल्म मेंगलोंग गोज यांग की शूटिंग करने का प्लान बनाया, जो कि गोवोझाई में सबसे क्लासिक फिल्म है और इसके कई प्रसिद्ध दृश्यों का यह स्रोत है। और ट्रेलर का वो भाग मैं इसे एक परित्यक्त इमारत में फिल्माने का इरादा रखता हूं जहां काला कौवा विस्फोट करता है। पहले ही अनुभाग ने न सिर्फ व्यक्ति की निर्दयता को दिखाया बल्कि इस नाटक के बिकाऊ तत्व को भी प्रदर्शित किया। जोश और आवेग होना चाहिए, बिल्कुल सही। हमारे पास एक क्षेत्र में एक आधी बनी हुई इमारत है जिसे अतिरिक्त फिल्म स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कम कीमत पर खरीदी गई वुलिंग गाड़ी लेकर स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले शूट करना है वह दृश्य जहां कौवा गाड़ी से उतरकर सिगरेट पीता है। यह भूमिका लियू ग्वांग निभा रही है। यह बंदा डरावना दिखता है और काफी घमंडी है, जो कौवा का किरदार निभाने के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्हें सही एहसास दिलाने के लिए मैं विशेष रूप से कई होर्डिंग्स और पर्यटक बस लेकर आया हूँ। एक भीड़ हाथ में तलवार लेकर लंग रनलू में चढ़ गई। दरअसल यह जगह बहुत सुनसान है, कोई यहाँ नहीं आता, लेकिन आज जाने किस्मत खराब थी, सच में। हालांकि एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि लियू गांग बड़े घमंडी तरीके से कार से निकलकर एक कटार निकाल रहा है। ये देखकर वह आदमी तुरंत एक कोने में छुप गया। पूरा शरीर कांपने लगा। मेरे भगवान, क्या यह खून खराबा करने वाला है? एक अच्छे नागरिक के नाते वह यह नहीं होने दे सकता, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। और हम यहाँ अधूरी इमारत में सेट तैयार कर रहे थे, बड़े जोश में काम शुरू करने वाले थे। तभी अचानक नीचे से आपातकालीन आवाज आई। मैं फटाफट खिड़की के पास गया और देखा, ओह, हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। कमाल है, मैं बस फिल्म ही बना रहा हूँ, किसने पुलिस को बुला लिया? इस समय लियू गांग और कई भाई भी चिंताजनक चेहरे के साथ बोले, बड़े भाई, हम पकड़े गए। मैं उसके सिर के पीछे एक मारा। पीछे हटना किस बात का? हमारी फिल्म की शूटिंग निहित, उचित और वैध है। इन पुलिस वालों से डरने की क्या बात है? लेकिन मैंने फिर भी तुरंत शूटिंग रोक दी और यहाँ सब ठीक से समेट दिया, क्योंकि कोई भी पुलिस से सीधा टकराव नहीं चाहता। मुकाबला। और दूसरी तरफ प्रमुख पुलिस अधिकारी शुदामो अपनी टीम के साथ दौड़ते हुए आया। सभी की तरफ बंदूक तानते हुए चिल्लाया, हाथ ऊपर करो, हिलना मत। लेकिन सामने का दृश्य ने सीधे तौर पर उन्हें चौंका दिया। उसी रोई लगी रही। बस दिखा समूह मजबूत आनी पूरी तरह खड़ा है, बस एक अंडरवियर पहने, दोनों हाथ ऊपर उठाए कतार में खड़े हैं और उनके चारों ओर कुछ कैमरे लगे हुए हैं। तो उसने संकोच से पूछा, फिल्म की शूटिंग हो रही है? फिल्म की शूटिंग हो रही है? फिल्म की शूटिंग हो रही है? फिल्म? मैंने सिर हिला दिया। हम एक नियमित और कानूनी कंपनी है, पता स्नैक स्ट्रीट पर है। फिर शुदामो ने टीम के साथ जांच की। ऐसा लगा कि वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। अगली बार जब फिल्म बनाएंगे तो थोड़ा कम दिखावा करें, इतना बड़ा तमाशा न करें। पुलिस को विदा करने के बाद लियू गांग हंसते हुए बोला, हम शायद पहली बार पुलिस को पूरी तरह हटते हुए देख रहे हैं। मैंने तिरस्कार पूर्वक कहा, देखो तुम्हारी ये हालत, विश्वास नहीं करते। भविष्य में जब हम फिल्म बनाएंगे वह उनका मुख्य संरक्षण लक्ष्य है। कोशिश करो कि आज ही ट्रेलर शूट हो जाए। इसके बाद सभी ने थोड़ी तैयारी की और तुरंत शूटिंग प्रक्रिया में शामिल हो गए। लियू गांग कोने में खड़ा होकर गहरी सांस ले रहा था। लड़ाई करना उसकी ताकत थी, लेकिन इस तरह का काम पहली बार था। मैं पीछे खड़ा था, अभिनेताओं को लगातार जल्दी से अपनी स्थिति में आने के लिए प्रेरित कर रहा था। तुरंत शुरू करें। लियू गांग ने अपनी शर्ट उतार दी। मैंने बैग से 2 रुपए दुकान से खरीदी हुई टी-शर्ट निकाली। जब वह उसे लेकर आया तो धूर्त लियू गांग के साथ यह बिल्कुल भी असंगत नहीं था, बल्कि इससे और भी हिंसक वातावरण पैदा हुआ। मेरे शुरू कहने के साथ ही सभी लोग तुरंत अपने किरदारों में आ गए। छोटा भाई बनने वाला व्यक्ति जमीन पर रोते हुए कहता है, बड़े भाई, मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने हमारे समूह में शामिल होने का फैसला किया। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन लियू गांग ने मेरे सामने खड़ा था, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, सिर टेढ़ा किए हुए, और अभिमान से बोला, तुमने मुझसे कसम खाई थी, अब कहते हो कि साथ नहीं दोगे क्या? ये कहकर अचानक उछल पड़ा। कौन? बहुत गुस्से में था। आज अगर तुम कहकर चले जाओ तो मैं लोगों के बीच कैसे रहूंगा? थोड़ा ध्यान रखना। पर कौन जानता था कि यान छोटे भाई का आदमी अचानक मेज से एक तरबूज काटने वाला चाकू उठा लेगा। लियू गांग की ओर तेजी से हमला किया, इतनी तेजी से कि मेरा दिल भी कांप गया। फिर एक बार जोर से मेज पर जा लगा। अन्य लोग तुरंत आए और छोटे भाई को पकड़ा। लियू गांग ने प्रॉप्स वाला तरबूज चाकू उठाया और बंधी हुई दोनों हाथों पर जोर से मार दिया। तुरंत खून का छिड़काव हो गया। पास में शूट कर रहे लोग ऐसी सीन कहां देखी थी। ठंडे होकर देखने लगे, जबरदस्त आंसू आने लगे। इस समय मैंने कहा, यह शॉट बहुत अच्छा फिल्माया गया है। ठीक है, सभी लोग थोड़ा आराम करें। सबकी प्रतिक्रिया में जोरदार तालियों की गूंज उठी। सभी लोग लियू गांग की अभिनय कला से प्रभावित हो गए थे। क्योंकि यह एक छोटे बजट का निर्माण है, इसलिए वैसे बड़े बजट की फिल्मों की तरह नहीं हो सकता जो करोड़ों का बजट रखती हैं और शहर की सड़कें बंद करवा सकती हैं। केवल शहर के भीतर ही शूटिंग की जा सकती है। ये अच्छी बात है कि लियू गांग इस छोटे बाजार में काफी अच्छा काम कर
कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत से लोग मुफ्त में मदद करने के लिए आगे आना चाहते थे। इस गली में एक बहुत प्रसिद्ध बार है रोमांटिक, जो हमारे लिए शूटिंग के लिए सही जगह हो सकती है और इसमें बहुत कुछ है। शराब परोसने वाली लड़कियां और भीड़ में से छोटी गुंडियों के लिए कलाकार ढूंढने का समय भी कम। इस समय रोमांटिक बार में जब सब कुछ तैयार हो गया और शूटिंग शुरू होने ही वाली थी, बार का दरवाजा अचानक अत्यंत हिंसक तरीके से जोर से पीटा गया। माफ कीजिए, हम आज खुला नहीं है। जैसे ही वेटर ने ये कहा, एक तेज थप्पड़ उसकी चेहरे पर पड़ी और फिर एक आवाज सुनाई दी, मुझे परवाह नहीं कि तुम आज खुला हो या नहीं, अपने बॉस को बुलाओ। ये देख मालिक की पत्नी जल्दी से वेटर को उठाने के लिए दौड़ी। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम आज नहीं, यहाँ व्यवसाय नहीं हो रहा है। आगे खड़े दुबले पतले आदमी ने बार काउंटर से एक स्टूल लेकर बैठ गया। तुम्हारा व्यवसाय होना या नहीं होना मुझसे मतलब नहीं है, मैं यहाँ पैसे लेने आया हूँ। भविष्य में हर महीने 12,000 की प्रबंधन शुल्क देकर मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, ज्यादा नहीं है। ये सुनकर मालिक की आंखें चौंक कर खुल गई। तुम जैसा बदमाश क्यों नहीं जाकर लूट लेता? इस समय हम में से कुछ लोगों का ध्यान शोरगुल की ओर खींचा गया। मैं सबसे पीछे चल रहा था और सामने आकर चेन हाउनन का किरदार निभाने वाले पाई वेनहाउ और लिu गांग दोनों हाथ जेब में डालकर मुंह में सिगरेट रखते हुए आगे की ओर चल रहे थे। सामने से आने वाले तीनों ने तुरंत पहचान लिया। ये तो तुरंत ही समझ गया कि हम लोग जुआरी नहीं है। तुम लोग कौन हो? इस सवाल ने हमें उलझा दिया। फिर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ तुम हमारी जगह पर आकर हमसे पूछ रहे हो। शिशे जो सुनकर तीनों गुस्सा होकर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अंदर से आवाजें सुनी। शायद वहां और लोग थे। हालांकि हारकर भी हिम्मत नहीं हारी, कमजोर लड़के का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ठंडी सी आवाज में फुफकारते हुए जाने का सोचा, लेकिन इस समय लिu गांग ने दोनों हाथ तुरंत पीछे वाले दो लोगों के कंधों पर रख दी। एक जबरदस्त ताकत आई जिससे दोनों दर्द से कराह उठे, लेकिन हिम्मत नहीं कर सके। बस बर्दाश्त करना पड़ा। इसलिए एक नजर में आगे के दुबले पतले आदमी का चेहरा और भी लाल और नीला हो गया, क्योंकि पई वेनहाउ ने अपने मुंह की सिगरेट उसके पैंट पर सीधे दबा दी। मैं पीछे से बिना जल्दी किए आगे बढ़ा। कहाँ है? ठीक है, आ गए, चले गए। तुम लोग कितने बेमतलब हो, जिसे बुला सकते हो उसे बुलाओ। आगे के कमजोर आदमी ने मेरी ओर इशारा करते हुए जोर से कहा, तुम देखना। फिर तुरंत ही फोन निकालकर लोगों को बुलाने लगा। थोड़ी ही देर में बाहर एक वैन आ गई, जिसमें से धीरे धीरे 10 से अधिक लोग बाहर निकले। पतला दुबला आदमी उन दो लोगों के साथ जैसे अपने बाप को देख रहा हो, बाहर की ओर दौड़ पड़ा। आगे आने वाला आदमी जेब में हाथ डाले हुए, काले कपड़े पहनकर और काला चश्मा लगाकर बाहर आया। मैंने बहुत शांत रहने का नाटक किया। कौन मुझसे मिलना चाहता है और मेरे भाई को इस तरह किसने मारा? सामने आओ। इसे सुनकर मैं लोगों के बीच से बाहर निकला, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। मैं यहाँ अधीन हूँ, कृपया बताएं क्या सलाह है? हालांकि सामने वाले को लगा कि मैं डर गया हूँ। वो और अधिक घमंडी हो गए। अपने 3 भाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ इस इलाके में नहीं पूछते, मेरी 2 टांगों को हिला सकते हो। चांगवनथाई के लोग, तुम्हारी हिम्मत कितनी है? हमारे भाई तुमको सम्मान देते हैं, तभी तुमसे पैसे मांगते हैं ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो सके। बताओ आज की बात को तुम कैसे सुलझाना चाहते हो? मैंने खुद को हंसने से रोका। जब ये लोग अंदर आए, मैंने जल्दी से नजर दौड़ाई और समझ लिया कि क्या स्तर है। टाइट फिटिंग पैंट, बीन शूज, एक एक का चेहरा ऐसा है जैसे पतली कुत्ते की तरह, और ये लोग फिर भी बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। इस बात का डर नहीं कि किसी दिन मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर हम पहले ही इस दुनिया से दूर नहीं हो गए होते तो आज हम इन लोगों को सबक सिखाते। इसलिए मैंने पलटकर पूछा, आप लोग इसे कैसे सुलझाना चाहते हैं? ये सुनते ही जांग वेनताई के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मैं तो सबसे अच्छा इंसान हूँ। आपने मेरे 3 भाइयों को चोट पहुंचाई, इलाज का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, मानसिक नुकसान का खर्चा, सुरक्षा की देखभाल। हाँ, हम भी ज्यादा नहीं मांग रहे। 20 लाख दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे। पीछे खड़े लिu गांग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह हंस पड़े। अगर हम नहीं देते तो अब क्या कर सकते हैं? इस समय एक और खड़ा दुबला पतला व्यक्ति जल्दी से उसकी कमीज का किनारा पकड़ते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, भाई आप इधर उधर देखो, लगता है कुछ गड़बड़ है। जांग वेनताई ने देखा कि मेरे भाई लोग हमें घेर चुके हैं और हमें डर है कि अगर सचमुच लड़ाई हो गई तो खरीदी हुई कपड़े बेचने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए हर कोई बिना शर्ट पहने मैदान में उतरा और उनके शरीर पर कई छोटे बड़े चाकू के घाव थे। कुछ लोग अपने शरीर के घावों को बदसूरत मानते हैं, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए कुछ टैटू बनवा लेते हैं। जांग वेनताई हमारी ओर बढ़ता देख रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें एक पल के लिए भी नहीं उठाई। अगर आप फुर्सत में हैं तो हम पर ध्यान से देखिए, हमारे शरीर पर अनगिनत चाकू के निशान हैं। सबसे हास्यास्पद तो ये है कि उसने 2 स्प्रिंग भी देखे। जांग वेनताई डरकर परेशान हो गया। उसने भी ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था और एक पल में ही डरकर रो पड़ा।